तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल का अब नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अब इस यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विथ अभी। अब इस चैनल का नाम चेंज क्यों किया गया, तो उसका मुख्य कारण यही था कि पहले जो इस चैनल का नाम था दोस्तों, तो पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल का नाम पहले जो था अभी की दुनिया, तो उसमें वो डिफ़ाइन नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा है, ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो चैनल है वो किस तरह के कंटेंट डाला करते हैं, किस तरह के वीडियोस अपलोड करवाते हैं, तो वो पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए ये मेन पर्पस था कि ये स्टडी एक चैनल है, तो स्टडी के नाम पे ही रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और उससे वीडियो को रीच भी अच्छी खासी मिलती है। तो इसलिए इस चैनल का अब स्टडी विथ अभी नाम रखा गया है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन, अब ये बंगाल विभाजन जो है ये आप लोगों को पता है 1905 में होता है। अब ये बंगाल विभाजन जो है ये क्यों होता है, बंगाल जो इतनी बड़ी महाशक्ति होती है उसका विभाजन क्यों किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि बंगाल में उस समय कौन कौन से क्षेत्र आते थे, क्योंकि बंगाल चूँकि एक बहुत बड़ा प्रांत था। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वतंत्रता पूर्व कुल 11 प्रांत हुआ करते थे, उनमें से एक बंगाल था। तो बंगाल में उस समय कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा बंगाल प्रांत में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश और दक्षिणी असम का हिस्सा आता था। इतने बड़े बंगाल को विभाजन करने का क्या कारण था, तो विभाजन करने से पहले हम लोगों को बंगाल के बारे में कुछ जानना होगा। तो भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत कौन था, बंगाल था। और बंगाल का जो विभाजन है, तो विभाजन से जुड़ी कुछ बातें जो है वो जनगणना के बारे में, तो जनगणना के बारे में भी कुछ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं पहला जो जनगणना आप लोग का स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देखिए दोस्तों, अगर कोई सा भी अगर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे वो हम लोग करते चलेंगे, ताकि आगे आने वाले जितने भी सवाल हो वो छूटे ना। तो पहला जनगणना जो हुआ 1872 में हुआ, वो किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो पहला जनगणना पूछा जाएगा तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। और वहीं दशकीय जनगणना, अब ये दशकीय जनगणना क्या, यानी 10 वर्षों में। तो ये जो जनगणना थी, पहली जनगणना, ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लेकिन दशकीय जनगणना जो स्टार्ट करने वाले थे वो 1881 से स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे 1901 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि हम लोग को पता है 1905 में विभाजन होता है। अब दशकीय जनगणना आते आते 1901 में भी फिर जनगणना होती है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं 1901 की जनगणना के अनुसार। तो बंगाल जो थी, बंगाल भारत की कुल जनसंख्या का 25% हिस्सा था। बंगाल में जितने भी प्रांत थे, कुल 10 + 1 बंगाल हो गया। ये खुद बंगाल जो थी ये 25% हिस्से कवर करती थी पूरे प्रांतों की। तो जितने भी भारत में प्रांत थे, यानी कुल 11 प्रांत थे, तो बंगाल 25% जनसंख्या कवर करके रखती थी। और यहाँ पे मुसलमानों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो बंगाल में थी मुसलमानों की। आगे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारियों का गढ़ था, मुसलमानों की संख्या अधिक थी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी इसी के पास था, सबसे ज़्यादा आबादी भी थी और क्रांतिकारियों का भी ये गढ़ रहा है। तो ये कुछ सारे बंगाल के बारे में फैक्ट्स थे, इनको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। देखिए वायसराय। अब उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा और 1905 में इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। तो लॉर्ड कर्जन नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। अब देखिए सबसे विवादास्पद फैसले।
अंग्रेज़ तो जानते हैं पहले से ही उनका राज चलता है किस पे, फूट डालो और शासन करो, यानी फूट डालो और राज करो का नीति था। राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था सबसे महत्वपूर्ण, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था, क्योंकि अंग्रेज़ पहले ही भांप चुके थे 1857 की क्रांति में कि ये जो क्रांति हुई थी इससे आगे चल के और कोई ऐसी क्रांति होने से पहले ही हम लोग उसको दबा दें। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो कमज़ोर करने की नीति थी ये यहीं से उपजी थी कि हम लोग 1857 की क्रांति फिर से दोहराएं ना, इसीलिए उन्होंने पहले ही भांप लिया और बंगाल का विभाजन करने का दिमाग में उपज उनका निकला। आगे चलते हैं दोस्तों। एक डेट है 3 दिसंबर 1903। अब देखिए 1903 डेट है 3 दिसंबर। अब ये क्या होता है 3 दिसंबर को, तो गृह सचिव जो होते हैं रिजले वो विभाजन का प्रस्ताव पेश करते हैं। तो पूछा जाएगा विभाजन का प्रस्ताव जो पेश कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो वो गृह सचिव होते हैं रिजले और ये 3 दिसंबर 1903 को पेश करते हैं। अब ये समर्थन कौन करते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं फ्रेजर और वायसराय उस समय कर्जन, ये दोनों क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। यानी एक हो गए आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर और वायसराय कर्जन। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं तर्क विभाजन का कारण। ये जो ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेज थे ये तर्क देते हैं कि हम लोगों ने विभाजन क्यों किया। तो वो कहते हैं कि प्रशासनिक कठिनाई सुचारू रूप से संचालन के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। वो लोग कहते हैं कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है, चूँकि ये इतना बड़ा प्रांत है तो इस पर शासन करना बहुत ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। तो इसीलिए इसका क्या किया जा रहा है, विभाजन, ताकि हम लोग सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से यहाँ पे शासन कर सके। लेकिन वहीं पे बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानकार होते हैं जो अपने अपने तथ्य और राय देते हैं और वास्तविक तर्क भी देखेंगे। तो अंग्रेज़ों ने तो प्रशासनिक कठिनाई बता दी। अब इतिहासकारों का मानना है कि धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया, भाषाई आधार पर विभाजन किया गया, और वहीं वास्तविक जो तर्क है जो कि एक फैक्ट है, वास्तविक तर्क यही कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था, क्रांतिकारियों का दमन करना था और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की भावना से ये विभाजन किया गया। अब विभाजन से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन जो है एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूँ। अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। देखिए कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है और अपने आप में कितना अहम रोल अदा कर रहा है। आगे चलते हैं। अब धार्मिक आधार देखते हैं। तो धार्मिक आधार देखने से पहले बंगाल का देखिए क्षेत्रफल कितना है, 1,89,000 यानी 1,89,000 वर्ग मील ये क्षेत्रफल है बंगाल का। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या, ये आपका थोड़ा सा फिट कर लेते हैं इसको, ये आपका बंगाल है, ये जो आप मैप देख रहे हैं, वैसे तो ऐसे ही मैप अच्छा लग रहा है, तो ये बंगाल है और ये पूर्वी बंगाल है जो कि आपका राजधानी इधर ढाका और ये कोलकाता है। इस साइड जो है आपका कोलकाता का ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, और ये पूर्वी बंगाल जो देख रहे हैं और इस साइड मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो अब देखिए इस साइड जो हिंदू बहुल क्षेत्र है इसमें जनसंख्या जो है 4.2 करोड़ है, तकरीबन 4.2 करोड़, और मुस्लिम की 0.9 लगभग करोड़ तक है, करोड़ से थोड़ा सा कम है। तो ये आपका हिस्सा जो है बंगाल का ये इधर का जनसंख्या दर्शा रहा है। अब पूर्वी बंगाल में चलते हैं तो ये जनसंख्या 3.1 करोड़ जिसमें हिंदू 1.2 करोड़ है और मुस्लिम की अधिक जनसंख्या 1.8 करोड़। तो ये जनसंख्या के आधार पर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों भाषाई आधार पे। अब भाषाई आधार पर भी देखते हैं तो अगर हम बंगाल का देखें भाषाई आधार पे तो बंगाल में जो जनसंख्या थी हिंदू बहुल क्षेत्र की, वहाँ पे जनसंख्या 5.4 करोड़ थी जो कि आपका 3.7 करोड़ हिंदी और उड़िया भाषा बोलने वाले थे और 1.7 करोड़ लगभग बंगाली बोलने वाले थे। तो बंगाल में जो है बंगाली भाषाई को अल्पसंख्यक कर दिया। बंगाल में जो बंगाली थे वो भाषाई को
अल्पसंख्यक कर दिया गया। और वहीं पूर्वी बंगाल जो था, जनसंख्या देखिए 3.10 करोड़ लगभग थी, और पूर्वी बंगाल के जो तभी गवर्नर थे, हेड गवर्नर, वो वेमफिल्ड फुलर थे। तो ये कुछ भाषाई आधार पे थी दोस्तों। हम लोगों ने धार्मिक आधार पे भी देख लिया और भाषाई आधार पे भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से विभाजन से कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो कि आपका एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है। 19 जुलाई, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। दोस्तों आप ये 4 जो डेट है उसको याद रखिएगा एकदम कंठस्थ, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 19 जुलाई 1905 को क्या होता है, विभाजन का प्रस्ताव पेश होता है। 20 जुलाई 1905 को क्या होता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में बैठक होता है जो कि कलकत्ता में होती है, और इसके नेतृत्व करता होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और फैसला होता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम लोग चलाएंगे, और ये बंगाल का जो विभाजन है उसके विरोध में हम लोग जोरों शोरों से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लीड करेंगे। और वही इन सभी के दौरान अंततः 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाता है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का अंततः विभाजन कर दिया जाता है। तो ये जो 4 हम लोगों ने डेट पढ़ा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। और ये जो स्थान था टाउन हॉल का कलकत्ता, ये भी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो चुका, तो उस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर के कथन के अनुसार रक्षाबंधन दिवस, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस, शोक दिवस, इन सभी दिवसों के नाम से जाने जाते हैं और मनाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं महत्वपूर्ण कथन की ओर, जो कि महत्वपूर्ण कथन बहुत ही ज़रूरी है। तो बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है किसने कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों। विभाजन हमारे ऊपर वज्र या बम की तरह गिरा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहे थे। भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम बेगम मुझे बेहद प्रिय है, ये वेमफुल्ड फुलर कहते हैं। तो आपको पता है वेमफुल्ड फुलर कौन था, तो वेमफुल्ड फुलर थे आपके जो पूर्वी साइड का बंगाल था आपका, वहाँ के ये गवर्नर थे। आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगी, हर्बर्ट रिजले। कहीं कहीं राइसले भी लिखते हैं, तो रिजले देखिए, क्योंकि ये कौन थे दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा ये गृह सचिव थे। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो कि आपका बंगाल विभाजन के दौरान लगाया गया था और चलाया गया था, तो उनको हम डिटेल्स में देखते हैं ये क्या था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को, और ये 20 जुलाई 1905 को जो पारित किया गया, तो बंगाल में व्यापक विरोध किया गया। विरोध कैसे किया गया, रैली के द्वारा किया गया, जनसभाएं की गई, पर्चे बांटे गए, मतलब ये सारे विरोध करने के तरीके थे। तो सड़कों पे जो था बंगभंग स्टार्ट हो चुका था, यानी बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द करने के लिए विरोध स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सड़कों पर जो प्रदर्शन किए जा रहे थे, समाचार पत्र पर आंदोलन किए जा रहे थे, उनको अंग्रेजी दमन कर देते थे। और इन्होंने जाना कि अगर हम लोग ये सारी चीज़ करते हैं, ये सारे कृत्य करते हैं, तो अंग्रेज इन सभी चीज़ों को जैसे चले आ रहा है वैसे ही दमन कर देंगे। लेकिन विरोध का कुछ तरीका बदला गया और बोला गया कि हम लोग इनको आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। अब आर्थिक नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, तो इनका बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। और ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चला, और इस चीज़ का जिक्र जो है आपके कृष्ण कुमार मित्र जो हैं, उनके संजीवनी पत्रिका होती थी दोस्तों, उसी पे ये स्वदेशी और बहिष्कार का जिक्र किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला तो ये कि संजीवनी पत्रिका किसकी है, तो कृष्ण कुमार मित्रा की है। और ये दूसरा बहिष्कार और स्वदेशी, यानी स्वदेशी और बहिष्कार का जो वर्ड लिया गया है
वो कृष्ण कुमार मित्रा की पत्रिका संजीवनी से लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये इसका जिक्र इन्हीं के संजीवनी पत्रिका में किया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 7 अगस्त 1905 जो कि कलकत्ता के टाउन हॉलों में बैठक की गई थी। स्वदेशी और बहिष्कार वहाँ से स्टार्ट हुआ था, अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचाने के लिए, उन पे दबाव बनाने के लिए। तो इनके नेतृत्वकर्ता देख लिए रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पृथ्वीचंद्र रॉय। ये महत्वपूर्ण कुछ नेता थे जो इनका नेतृत्व करता थे। उद्देश्य क्या था? बंग भंग का फैसला वापस ले, यानी बंगाल विभाजन जो करने जा रहे हैं आप, उस फैसले को आप वापस लें। आगे चलते हैं, आंदोलन के कुछ कार्यक्रम थे। देखिए, आंदोलन में महत्वपूर्ण था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विरोध प्रदर्शन एवं जनसभाओं का आयोजन किया गया। महिलाओं के द्वारा विदेशी मादक पदार्थों को दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, और इनके साथ साथ कहा गया था कि हम लोग रचनात्मक कार्य पे बल देंगे। अब रचनात्मक कार्य उनमें से कौन थे? तो उद्योग को स्थापित करेंगे जिसमें लघु और कुटीर उद्योग आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को लागू करेंगे और सामाजिक सुधार के कार्यों को बढ़ावा देंगे। मतलब अगर हम इतना चीज़ों का विरोध करेंगे तो उसके साथ साथ ही हम लोग रचनात्मक कार्य भी करते हुए चलेंगे। तो ये उद्योग बढ़ाएंगे, यानी उद्योग बढ़ाएंगे तो हम लोग का अवसंरचना, रोजगार, आय, उत्पादन, बाजार, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी ऑब्वियसली होगी। तो ये आपके जो बंगाल विभाजन थे उनके रचनात्मक कुछ कार्य थे। अब है उदारवादी नेता। उदारवादी नेता ये चाहते थे कि आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है वो बंगाल तक ही सीमित रहे, बंगाल से ये बाहर ना जाए। लेकिन युवा नेता जो थे, जिनमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सारे सभी जो थोड़े गर्म मिजाज के थे, यानी गर्म दल से जो आते थे, उनका ये था कि ये पूरे देश पे, पूरे देशव्यापी क्षेत्रों में फैले। लेकिन उदारवादी का ऐसा चाहत नहीं था, ये बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अब देखिए, सभी प्रांतों से जो नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो पंजाब से आपके अजीत सिंह थे, संयुक्त प्रांत से लाला लाजपत राय थे, बॉम्बे से तिलक थे, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले और बिपिन चंद्र पाल थे, बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दिल्ली से सैयद हैदर रजा थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये राष्ट्र शिक्षा पे जो बल दिया गया था, तो राष्ट्र शिक्षा पे बल देने के बावजूद सर गुरुदास बनर्जी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। और ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो गठन किया गया, एक रंगपुर नेशनल कॉलेज खोला गया और बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिनके प्रधानाचार्य अरविंदो घोष को बनाया गया। इसके अलावे बहुत सारे कार्य किए गए। तो मद्रास में पचैम्पा राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया, पंजाब में दयानंद एंग्लो कॉलेज खोला गया, बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट खोला गया। बंगाल केमिकल की स्थापना की गई, जो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई। वंदे मातरम गीत जो राष्ट्रवादियों और आंदोलन गीत था, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का गीत है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, और इसी के ज़रिए 1906 ईस्वी में प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले नंदलाल बोस थे। अब देखते हैं दोस्तों कंक्लूजन, जो निष्कर्ष क्या निकला। तो इसका परिणाम यह रहा कि ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन था, ये क्या हो गया? असफल रहा। अब क्यों असफल रहा? इसके बहुत कारण थे। नेतृत्व की कमी थी, राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कांग्रेस की आपसी मतभेद थे, अंग्रेज़ों का कठिन दमन चक्र था, और प्रभावी संगठन का अभाव था। मतलब ये सारे जितने भी फैक्ट्स थे वो बंगाल विभाजन को मतलब होने में कुछ हद तक काम किए, लेकिन असरदार साबित नहीं हो सके। तो अंततः जाके बंगाल का विभाजन होता है, जो कि आप लोग को डेट बता दिया गया है 16 अक्टूबर 1905। आप लोग को ये 4 डेट बहुत ही ज़रूरी और कंठस्थ याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
ये 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 20 जुलाई और 19 जुलाई। तो आज हम लोगों ने बंगाल का विभाजन पूरा पढ़ा और जितने भी सारे फैक्ट्स बनने थे इनमें से हम लोगों ने उनको देखा। दोस्तों, अगर आप अपने स्तर से इस वीडियो को अगर एनालिसिस करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बंगाल विभाजन या फिर आईएनएम इतना विस्तार में यूट्यूब के चैनल के इतिहास में अभी तक किसी ने पढ़ाया होगा। क्योंकि देखिए, जितने भी प्रतिष्ठित गुरुजन सब है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं दोस्तों। बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें आगे ले जाते हैं। उनका फ्री कोर्स भी चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, उनका पेड कोर्स भी चलता है। लेकिन मेरे जहाँ तक कोशिश हो पाती है कि हम आप लोग को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे 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 बातों को सिखाएं और ऐसे ऐसे वीडियोस को लाएं जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा हो और कम समय में आप लोग ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो मेरी आशा यही रहती है और आप लोग भी अपने तरफ से सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जहाँ भी हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि ये सब चीज़ देखने से एक मोटिवेट मिलता है।